गोल्डी रोजर को वर्ल्ड गवर्नमेंट द्वारा लॉकडाउन ईस्ट ब्लू में फांसी दी गई थी। गोल्डी रोजर वो इकलौता शख्स था जिसने वन पीस ढूंढा था। अपनी मौत से ठीक पहले गोल्डी रोजर कहता है, क्या तुम्हें मेरा खजाना चाहिए? नहीं, मतलब हाँ। तुम इसे ले सकते हो। मैंने अपना सारा खजाना एक ही जगह पर छोड़ा है, अब तुम्हें बस उसे खोजना है। जाओ, ले लो मेरा वन पीस। मेरा नाम है मंकी डी लूफी और मैं बनूंगा पायरेट किंग। हुहू, मैं आ रहा हूँ वन पीस। अरे पानी में देखो, एक ड्रम तैर रहा है, इसमें क्या हो सकता है? मुझे बाहर निकालो, मुझे भूख लगी है। अरे कोई मुझे सुन रहा है या नहीं? अरे बाहर निकालो मुझे। हमें इस शिप के अंदर का सीन दिखाते हैं जहां हम नामी को पहली बार देखते हैं, जो कि वहां बेरी चोरी करने आती है। बेरीज यानी कि पैसे। नामी जहाज़ के बाहर देख रही होती है, तभी एक लड़का चांस पर डांस करने आता है। लेकिन नामी रोमांस आर्क में रोमांस करने के लिए नहीं, सिर्फ पैसे कमाने के लिए आई है। नामी उस मजनू को देवदास बना देती है। लड़का ट्राई करता रहता है, नामी इग्नोर करती रहती है और फिर वो कहती है, चल बे फुटी यहाँ से, भग। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि ड्रम को समुद्र से बाहर निकाल के शिप में लाया जा रहा है। तभी एक पायरेट शिप वहां आ जाता है और मरीन शिप पे हमला कर देता है। धमाके की वजह से शिप हिलती है और बैरल लुढ़क के शिप के अंदर चला जाता है और पायरेट्स भी मरीन शिप में आ जाते हैं। तभी हमें कोबी को दिखाते हैं, जो पायरेट अल्विडा का क्रू मेंबर होता है, और कोबी को देख के साफ पता चलता है कि वो अल्विडा के लिए काम अपनी खुशी से नहीं कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए और काम नहीं करूँगा, समझी? चुपचाप से अपना काम कर। ओए माँ। नेक्स्ट सीन में हम नामी को देखते हैं, जो अपने कपड़े बदल के आयरन मेज अल्विडा की शिप में एंटर करती है और एक गुंडे को पीट देती है। ड्रम जैसे ही मरीन शिप पे आ जाता है, शिप में पायरेट भी आ जाते हैं और उसे खोलने लगते हैं। तभी लूफी ड्रम से बाहर निकल के एक पायरेट को जख्मी कर देता है। अगर आप सोच रहे हैं कि लूफी ड्रम में कैसे आया, तो मैं आपको बता देता हूँ कि जब लूफी अपना सफ़र ग्रैंड लाइन की ओर शुरू करता है, तब लूफी समुद्र के भंवर यानी वर्लपूल का सामना करता है। डेविल फ्रूट यूज़र होने के कारण वो तैर नहीं सकता, इसीलिए वो एक बैरल में छिप जाता है। कमेंट में बताओ, वर्लपूल एक कंपनी है जो वॉशिंग मशीन भी बनाती है। ये बात कितनों को पता है? अरे तो वन पीस एक्सप्लेन करना ढक्कन। अरे वन पीस में क्या रखा है? जो मज़ा टू पीस देखने में है, वो मज़ा वन पीस देखने में कहाँ? हमें वन पीस देखना है। अरे जो मज़ा टू पीस देखने में आएगा, वो मज़ा वन पीस देखकर नहीं मिलेगा। मम्मी, ये भैया उल्टी बात कर रहे हैं, हमें गंदी बात सिखा रहे हैं। अरे चुप हो जाओ, वन पीस एनीमे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ही। लूफी को भूख लगी हुई होती है, तो लूफी खाना ढूंढने लगता है और उसे खाना मिल जाता है। लूफी और कोबी आपस में बात कर रहे होते हैं। लूफी बताता है कि उसे पायरेट किंग बनना है और कोबी कहता है कि उसे मरीन ज्वाइन करना है। कोबी लूफी को ये भी बताता है कि वो 2 साल से आयरन मेज अल्विडा के साथ काम कर रहा है। वो उसे डरा धमका के अपने शिप में काम करवा रही है। वो बस एक नाव में मछली पकड़ रहा था, उसी दौरान अल्विडा ने उसे पकड़ लिया था। वो इस बात से डरता है कि अगर मरीन को पता चला कि वो पायरेट के साथ काम करता है, तो उसका मरीन बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। कोबी ने 2 साल तक छुप छुप कर एक छोटी सी नाव भी बनाई थी। उसका एकमात्र उद्देश्य उस जहाज़ से भागना और मरीन बनना था। उस वक्त आयरन मेज अल्विडा वहाँ पहुँच जाती है। ये है वो गोल मटोल डबल रोटी। अबे ओ मोटी, मेरे दोस्त कोबी को आज़ाद कर दे, समझी? यही है वो मोटी खूसट औरत, कमीनी कुतिया हरामजादी, मेरा जीना हराम मत कर, समझी? वरना लूफी तेरी पिट्टी कर देगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब तुम दोनों मरे। लूफी आयरन मेज अल्विडा के क्रू की अकेले ही जमकर पिटाई कर देता है। मौके का फायदा उठा के नामी बेरी चोरी करके वहां से भाग जाती है। लूफी आयरन मेज अल्विडा को एक पंच मार के उड़ा देता है और उसे हरा देता है। लूफी के इस पंच को कहते हैं गम गम पिस्टल। उसके बाद नामी एक बोट पे बैठ के सारा खजाना लेके जा रही होती है, तभी वहाँ लूफी आ जाता है। ये वो टाइम होता है जब लूफी और नामी पहली बार एक दूसरे से मिले थे। वो एक दूसरे को देखते हैं और उसके बाद दोनों ही अपने अपने रास्ते की ओर निकल पड़ते हैं। तभी लूफी कोबी को बताता है कि उसे अपना क्रू बनाना है। तभी रोरो नोआ जोरो का जिक्र होता है।
तब कोबी बताता है कि रोरो नोवा ज़ोरो काफ़ी डेंजरस है। ये बात सुन के लूफ़ी कहता है, तुझे क्या लगता है कि मैं सर्कस के लिए जोकर ढूंढ रहा हूँ? मैं एक पायरेट क्रू बना रहा हूँ जिसमें मुझे खतरनाक ताकतवर लोग चाहिए, ना कि तेरी तरह नाजुक कली। समझा छिपकली? समझ गया बाहुबली? सही कहा, मैं हूँ बाहुबली। उसके बाद लूफ़ी और कोबी लोगों से पूछते हैं रोरो नोवा ज़ोरो के बारे में, लेकिन ज़ोरो का नाम सुन के सब घबरा जाते हैं। उसके बाद कोबी जब कमांडर का नाम लेता है, क्या आप एक्स हैंड मॉर्गन को जानते हैं? तो उसका नाम सुन के लोग और घबरा जाते हैं। लूफ़ी और कोबी चलते चलते मरीन के गेट तक पहुंच जाते हैं और वह दीवार से झांक के देखते हैं कि वहां पर रोरो नोवा ज़ोरो बंधा हुआ होता है। ओए ज़ोरो, कैसा है भाई? ये कार्टून कौन है? तभी वहाँ एक छोटी लड़की आ जाती है। वो ज़ोरो के लिए राइस बॉल्स लेकर आती है, क्योंकि उसे पता होता है कि वो वहाँ पे काफ़ी दिनों से बंधा हुआ है और उसने कुछ खाया पिया भी नहीं है। तभी कमांडर का बेटा वहाँ पहुँच जाता है, छोटी बच्ची को डराता धमकाता है और कहता है कि अगर उसने ऐसा दोबारा किया तो उसे कड़ी सज़ा मिलेगी, और वो राइस बॉल ज़मीन पे गिर देता है और छोटी बच्ची को दीवार के बाहर फेंक देता है जहाँ से वो आई थी, लेकिन लूफ़ी उसे कैच कर लेता है। उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद लूफ़ी ज़ोरो से मिलता है। ज़ोरो उसका नाम पूछता है। लूफ़ी अपना नाम मंकी डी लूफ़ी बताता है। ज़ोरो उसे नीचे गिरे हुए राइस बॉल्स उसको खिलाने को कहता है। लूफ़ी कहता है कि ये पहले राइस बॉल्स थे, अब तो ये मिट्टी बॉल्स हो गए, ये तो बिल्कुल ख़राब हो चुके हैं। ज़ोरो कहता है कि तुझसे जो कहा गया है वो कर। लूफ़ी वही करता है जो ज़ोरो ने कहा होता है। वो राइस बॉल्स उसके मुंह में डाल देता है। ज़ोरो वो राइस बॉल्स खा लेता है और शुक्रिया कहता है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अबे टोपी, तुझे नहीं छोटी बच्ची को थैंक यू कह रहा हूँ। फिर ठीक है, अगर मुझसे कहा होता तो मैं बुरा मान जाता, क्योंकि दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अबे पागल वागल है क्या तू? नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं कि लूफ़ी उसी छोटी बच्ची से बात कर रहा होता है और उसे बताता है कि ज़ोरो ने तुम्हारा दिया हुआ राइस बॉल्स खा लिया है। वो छोटी बच्ची लूफ़ी को बताती है कि ज़ोरो उसी की वजह से सज़ा काट रहा है। कमांडर का बेटा उनकी जगह पर अपने कुत्ते के साथ आया था। ज़ोरो ने उस छोटी सी बच्ची को बचाया और उसके कुत्ते को पीटा। मॉर्गन का बेटा ज़ोरो को कहता है कि अगर मेरे बाप को पता चला कि यहाँ क्या हुआ है तो वो छोटी लड़की और उसकी माँ को मार देंगे। तो वो एक डील करते हैं कि ज़ोरो एक पूरा महीना मरीन बेस में सज़ा काटेगा, ताकि छोटी बच्ची और उसकी माँ की जान बच सके और टाउन के लोग भी सेफ रहे। ज़ोरो को सच नहीं पता होता कि मरीन उसे दुनिया से रिलीज़ करने वाले हैं। ये बात जब लूफ़ी को पता चलती है तो लूफ़ी ये बात सुन के भड़क जाता है और कमांडर के बेटे के मुंह पे ज़ोरदार मुक्का पेल देता है। कमांडर का बेटा फिर अपने बाप के पास जाता है और शिकायत करता है कि पापा, मुझे एक लड़के ने मारा। वो स्ट्रॉ हैट का बच्चा था जिसने मुझे मारा, उसकी हड्डी पसली एक कर दो। उसके बाद लूफ़ी ज़ोरो के पास आता है और कहता है, ज़ोरो भाई खुशखबरी है, तू मरीन के हाथों मरने वाला है। ये क्या बकवास कर रहा है? बकवास नहीं कर रहा, मरीन वाले अभी आते ही होंगे तेरी बलि चढ़ाने। वहाँ पर कमांडर मॉर्गन का स्टैचू भी होता है जो लूफ़ी के हाथों गलती से टूट जाता है। लूफ़ी मॉर्गन के बेटे को उठा के वहाँ से भाग जाता है और उससे पूछता है ज़ोरो की तलवार कहाँ है? कहाँ है ज़ोरो की तलवार? मेरे रूम में। वह नामी को भी दिखाते हैं। वो मरीन में ग्रैंड लाइन का मैप चोरी करने आई होती है और उसे पता चलता है कि ग्रैंड लाइन का मैप पहले ही बग्गी पायरेट ने चोरी कर लिया है। लूफ़ी ज़ोरो की तलवार ढूंढ लेता है। कोबी और ज़ोरो के सामने मरीन वाले आ जाते हैं उन्हें जान से ख़त्म करने के लिए। ये सब लूफ़ी देख लेता है और जब मरीन वाले फायर करते हैं तब लूफ़ी बीच में आके सारी गोलियां अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। ये देखकर मरीन वाले और ज़ोरो दोनों ही शौक हो जाते हैं कि लूफ़ी को कुछ क्यों नहीं हुआ। सब बढ़िया। ये लड़का आखिर है कौन? लूफ़ी को पता नहीं होता ज़ोरो की तलवार कौन सी है, इसीलिए वो तीनों तलवार उठा लेता है और ज़ोरो से पूछता है इन तीनों में से कौन सी तलवार तुम्हारी है? तो ज़ोरो कहता है बच्चे, तीनों तलवार तेरे पापा की है, क्योंकि तेरा बाप 3 स्वाट टेक्निक यूज़ करता है। कोई शक? लूफ़ी मॉर्गन से लड़ता है और उसे हरा देता है। ये देखकर मरीन वाले खुश हो जाते हैं क्योंकि वो भी कमांडर मॉर्गन से परेशान थे। yippee! जहाँ पर लूफ़ी, ज़ोरो और कोबी होते हैं वहाँ मरीन वाले भी आ जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम पायरेट हो? तो लूफ़ी कहता है हाँ। जब वो पूछते हैं कि कोबी भी उनका साथी है तो लूफ़ी कहता है कि ये ढक्कन आयरस मेज अल्विडा के शिप में 2 साल उसका पालतू कुत्ता बन के काम कर रहा था।
ये सुन के कोबी गुस्सा हो जाता है और लूफी को पंच करता है। लूफी भी कोबी को पंच करता है। ये देखकर जोरो और कोबी दोनों समझ जाते हैं कि लूफी ये सब कुछ जानबूझकर मरीन को दिखाने के लिए कर रहा है, ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि कोबी उनके ग्रुप में नहीं है। तब जोरो और लूफी वहाँ से चले जाते हैं और मरीन वाले कोबी को मरीन में ले लेते हैं। फिर वहाँ के सभी लोग और मरीन वाले लूफी और जोरो को टाटा बाय बाय करने आते हैं और उन्हें सलूट करते हैं। ये देखकर जोरो कहता है, पहली बार मरीन को किसी पायरेट को शुक्रिया कहते हुए देखा है। बाय 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 बाय। नामी को भी कहीं जाते हुए दिखाते हैं। शायद वो बग्गी पायरेट के पास जा रही है ग्रैंड लाइन का मैप लेने। एंड में लूफी कहता है, मैं बनूंगा पायरेट किंग। जोरो लूफी से पूछता है कि तू पायरेट किंग बनने के पीछे इतना पागल क्यों है? तो लूफी बताता है कि एक शख्स है जिसे मैंने वादा किया है और ये स्ट्रॉ हैट उस बात का गवाह है। चलो चलते हैं। हमें 3 पायरेट्स दिखाते हैं जो बग्गी पायरेट्स के लिए काम करते हैं। उन्हें एक बोट दिखती है जिसमें नामी होती है। तीनों पायरेट नामी के पास आते हैं। नामी उन्हें अपने खजाना ऑफर करती है। वो तीनों पायरेट तिजोरी खोलने की कोशिश करते हैं। तब तक नामी उनकी बोट और उनका खजाना चोरी करके रफू चक्कर हो जाती है। लूफी जोरो को अपने पास की कहानी बताता है कि कैसे उसे ये स्ट्रॉ हैट मिली। ओपनिंग सीन में हमें एक विलेज दिखाते हैं जहाँ पे लूफी रहता है। शैंक्स भी उसी विलेज में होता है जिसे जैपनीज में फूचा विलेज कहते हैं, जिसका मतलब इंग्लिश में विंड मिल होता है। शैंक्स के पास गम डेविल फ्रूट होता है। वहाँ ओटा शैंक्स की अडॉप्टेड डॉटर को भी दिखाया जाता है। तभी लूफी को पेड़ पे बैठा हुआ दिखाते हैं जो विलेज से बाहर जाके कुछ बड़ा करना चाहता है। लूफी की नज़र एक पायरेट शिप पर पड़ती है और वो उस शिप के पास चला जाता है। क्या हुआ? क्या तुम पायरेट्स हो? हाँ हम हैं। क्या तुझे इससे कोई प्रॉब्लम है? अगर है तो बता। मैं कैप्टन शैंक्स की डॉटर ऊटा हूँ। तुम कौन हो? मेरा नाम शैंक्स है और मैं इस शिप का कैप्टन हूँ। शैंक्स वो शख्स होता है जो गोल्डी रोजर के क्रू में था। वो फूशा विलेज के विंडमिल विलेज में अपने क्रू के साथ आया था। इसी जगह पर लूफी और शैंक्स पहली बार मिलते हैं। लूफी अपने पायरेट्स बनने की इच्छा शैंक्स और उसके क्रू के सामने जाहिर करता है और उसका क्रू ज्वाइन करना चाहता है। लूफी भी पायरेट बन सकता है, ये बात साबित करने के लिए वो अपने चेहरे पर एक नाइफ से स्टैब कर देता है। ये देखकर शैंक्स और उसके क्रू वाले शॉक हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लूफी, शैंक्स और उसके क्रू को बार में दिखाया जाता है जहां वो सब मज़े कर रहे होते हैं। शैंक्स और लूफी आपस में बात कर रहे होते हैं और शैंक्स लूफी को अपना क्रू ज्वाइन करने से मना कर देता है और ये कहता है कि तुम अभी बच्चे हो। शैंक्स की ये बात सुनकर लूफी गुस्सा हो जाता है। सही कहा शैंक्स, ये अभी भी बच्चा है। मैं बच्चा नहीं हूँ मोटे, मैं बच्चा नहीं हूँ। ये ले जूस पी। जूस इसमें मैं कहा था अभी भी बच्चा है। मैं बच्चा नहीं हूँ। हा 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 हा। मैं चुप हो जाओ। इसी वक्त एक गुंडा जिसका नाम हिगुमा होता है वो अपने बंदों के साथ उसी बार में आ जाता है जहां शैंक्स और लूफी होते हैं। हिगुमा बार के पास आके ड्रिंक मांगता है लेकिन ड्रिंक ख़त्म हो चुकी होती है। ये देखकर शैंक्स अपनी ड्रिंक की बोतल उसे ऑफ़र करता है लेकिन हिगुमा तो अपनी ही अकड़ में होता है। वो ड्रिंक की बोतल शैंक्स के ऊपर ही तोड़ देता है लेकिन शैंक्स बिल्कुल भी गुस्सा नहीं होता। शैंक्स ज़मीन पे गिरे हुए बोतल के कांचों को उठाने के लिए जाता है और फर्श साफ करने लगता है। तभी हिगुमा फिर से उसके ऊपर ड्रिंक्स घेर देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। ये देखकर शैंक्स और उसका क्रू हंसता है। ये देखकर लूफी को बहुत गुस्सा आता है। इसी दौरान लूफी एक डेविल फ्रूट खा जाता है जिसका नाम गम होता है, जिस वजह से वो रबर का बन जाता है। डेविल फ्रूट खाने की वजह से अब लूफी पानी में तैर नहीं पाएगा। इसीलिए शैंक्स लूफी पर बहुत गुस्सा होता है कि उसने वो डेविल फ्रूट क्यों खाया, क्योंकि जो भी डेविल फ्रूट यूज़र होगा वो समुद्र में तैरने की काबिलियत खो देगा। ये डेविल फ्रूट का शाप है जो हर डेविल फ्रूट यूज़र को मिलता है उसे खाने के बाद। लेकिन साथ में डेविल फ्रूट यूज़र को एक पावर भी मिलती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें हिगुमा दिखाते हैं जो लूफी की पिटाई बजा रहा होता है। ओए शैंक्स, मुझको बचा। तब शैंक्स और उसका क्रू भी वहाँ पहुँच जाते हैं और शैंक्स उस हिगुमा को कहता है कि अगर तुम मेरा खाना पीना छीनोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम अगर मेरे अपनों को चोट पहुँचाओगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुन के हिगुमा की टोली का एक बंदा अपनी गन शैंक्स की तरफ पॉइंट करता है
और शैंक्स के क्रू का एक बंदा उसे अपनी गन से टपका देता है। और उसके बाद शैंक्स के क्रू का दूसरा बंदा जिसका नाम बैन बैकमैन होता है, जो शैंक्स का फर्स्ट मेट, राइट हैंड, सेकंड इन कमांड होता है, वो अकेले ही हिगुमा के सारे गुंडों को निपटा देता है। इसी वक्त गुंडा हिगुमा लूफी को बोट में बिठा के समुद्र के बीच में चला जाता है और लूफी को पानी में फेंक देता है। तभी वहाँ समुद्र का राक्षस आता है और हिगुमा को खा जाता है। और वो जैसे ही लूफी पर अटैक करने वाला होता है तब तक वहाँ शैंक्स आ जाता है और लूफी को बचा लेता है। लेकिन लूफी को बचाने के चक्कर में शैंक्स का एक हाथ कट जाता है। ये देखकर लूफी रोने लगता है। उसके बाद शैंक्स अपनी स्ट्रॉ हैट लूफी को दे के वहाँ से अपने क्रू के साथ चला जाता है। ये वही स्ट्रॉ हैट है जो गोल्डी रोजर ने शैंक्स को दी थी और अब शैंक्स वही स्पेशल स्ट्रॉ हैट लूफी को पास ऑन करता है और बदले में एक वादा लेता है कि वो इस स्ट्रॉ हैट को शैंक्स को वापस करेगा जब वो एक ग्रेट पायरेट बन जाएगा। कुछ साल बाद लूफी अपने पायरेट किंग बनने के सपने को पूरा करने के लिए और वन पीस खजाने की तलाश में ग्रैंड लाइन की ओर अपना सफ़र शुरू करता है। सफ़र के बीच में एक समुद्री राक्षस लूफी के सामने आ जाता है और लूफी उसे एक मुक्का मार के उसे हरा देता है। पास से हम प्रेजेंट में आते हैं। लूफी को एक बर्ड दिखती है और वो उसे बर्ड को पकड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन शिकारी खुद शिकार हो जाता है। अबे मुझे अकेला छोड़ के खुद अकेला अकेला कहाँ जा रहा है गधे? मैं तेरी क्रू में हूँ या नहीं? वही पायरेट्स जिन्हें नामी ने लूटा होता है वो जोरो से हेल्प मांगते हैं और उसके बाद जोरो को लूटने की सोचते हैं, लेकिन जोरो उन्हें अच्छे से समझा देता है और फिर उनसे अपनी बोट चलवाता है। लूफी नामी और पायरेट्स के बीच में लैंड करता है और नामी मौके का फ़ायदा उठा के वहाँ से भाग जाती है। लूफी पायरेट्स को हरा देता है। मुझे भूख लगी है, मीट खाएगा? खिला। लूफी नामी को क्रू ज्वाइन करने को कहता है। नामी क्रू ज्वाइन करने के बारे में सोचती है, लेकिन उसकी शर्त होती है। ये है वो शर्त। नामी लूफी को चारा बना के बग्गी को लूटने की सोचती है। नामी बग्गी से उसका क्रू ज्वाइन करने को कहती है। बग्गी खुशी खुशी नामी को अपने क्रू में ले लेता है और उसे कहता है इस रो हेड को तोप से उड़ा दे। नामी बग्गी पायरेट के एक बंदे को पीट देती है। ये देख के बग्गी अपने पायरेट्स को नामी पे हमला करने को कहता है। तभी वहाँ जोरो आके नामी को बचा लेता है और बग्गी को अपनी तलवार से काट देता है। बग्गी डेविल फ्रूट यूज़र होता है जिसने चॉप चॉप नाम का डेविल फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो अपने आप को वापस जोड़ लेता है और पीछे से जोरो पर हमला कर देता है। जोरो बग्गी से लड़ता है और टॉप बग्गी की तरफ कर देता है और फायर करके लूफी को पिंजरे समेत उठा के वहाँ से भाग जाता है। जोरो लूफी को एक पेट शॉप के सामने रख देता है और वहीं लेट जाता है। पेट शॉप के बाहर हमें एक डॉग दिखाते हैं जिसका नाम चोचो होता है। लूफी के पिंजरे की चाबी चोचो खा जाता है। तभी वहाँ मेयर आके चोचो की स्टोरी बताता है कि ये पेट शॉप चोचो के ओनर की थी जो मर चुका है, जिसका नाम होकर होता है। ये एक खजाने की तरह अपने ओनर की शॉप को प्रोटेक्ट करता है उसकी मेमोरी लेगेसी को ज़िंदा रखने के लिए। वहाँ बग्गी का एक पैरेट आ जाता है और उसका शेर लूफी को दूर फेंक देता है। चोचो शेर से लड़ता है और शॉप जल जाती है। लूफी देख लेता है। लूफी को बहुत गुस्सा आता है। लूफी शेर को पटक देता है और उसके मालिक को भी पीट देता है और जोरो उसके साथी को पीट देता है। चोचो की शॉप पूरी बर्बाद हो चुकी होती है। लूफी उसे पेट फूड देता है और कहता है खा ले वीरे खा ले, आज से हम दोनों भाई हैं भाई। मेयर नामी को रोकता है और कहता है ये दो कुत्तों के आपस की बात है तो बीच में मत पड़ो। मेयर को गुस्सा आता है कि वो किस बात का मेयर है। लूफी उसे धक्का देता है, उसे बेहोश कर देता है। तभी वहाँ बग्गी आ जाता है और लूफी की स्ट्रॉ हैट ख़राब कर देता है। बग्गी लूफी को बताता है कि वो ऐसे किसी शख्स को जानता है जिसके पास ऐसी ही हैट है। तब हमें बग्गी और शैंक्स को दिखाते हैं जब वो दोनों छोटे थे और वो एक ही पायरेट ग्रुप में थे जिसका कैप्टन गोल्डी रोजर होता है। बग्गी को एक खजाने का मैप मिलता है और वो खजाना ओशन के अंदर होता है और उसे एक डेविल फ्रूट मिलता है जिसे वो गलती से खा लेता है। खजाने का मैप समुंदर में गिर जाता है। बग्गी भूल जाता है कि वो एक डेविल फ्रूट यूज़र है, जिस वजह से वो तैर नहीं पाता, पर शैंक्स उसे बचा लेता है। लेकिन शैंक्स की वजह से बग्गी ने गलती से डेविल फ्रूट खाया था, इसीलिए वो शैंक्स से नफरत करता है। अब वो ओशन का खजाना नहीं ले सकता तो क्या, अब वो ज़मीन का सारा खजाना लूटना चाहता है। सीन शिफ्ट होता है और लूफी और बग्गी लड़ते हैं। बग्गी नामी के पीछे लग जाता है और उसे नहीं छोड़ता क्योंकि उसने उसका खजाना और ग्रैंड लाइन का मैप चोरी किया होता है। लूफी बग्गी के मेन पॉइंट पे लात मार के बग्गी को नामी पे अटैक करने से रोक देता है। बग्गी बावला हो जाता है जब वो देखता है कि नामी ने उसके कुछ बॉडी पार्ट्स बांध दिए हैं और एंड में लूफी बग्गी को पंच मार के टाउन से बाहर उड़ा देता है।
नामी लूफी को ग्रैंड लाइन का मैप देती है। लूफी मैप लेके खुश हो जाता है। वहाँ के लोग मेयर की हालत देख के सोचते हैं कि इनकी हालत बग्गी पायरेट्स ने करी होगी, लेकिन लूफी उन्हें बताता है कि मेयर की हालत उसकी वजह से खराब हुई है। तब वहाँ के लोग नामी लूफी जोरो का पीछा करते हैं। वो तीनों वहाँ से भागते हैं। मेयर उनका आभारी होता है और तीनों बोट में सवार होकर अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। यूसोफ 3 बच्चों के साथ होता है। स्ट्रॉ हैट्स के सामने यूसोफ आता है और उन्हें वहां से जाने को कहता है। लूफी को यूसोफ को देखकर कुछ याद आता है। वो यूसोफ को कहता है कि मैं तेरे बाप को जानता हूँ। यूसोफ के बाप का नाम यासोफ होता है, जो शैंक्स के क्रू में होता है। उसके बाद सब मिलके खाना ठूसते हैं। यूसुफ उसके बाद एक लड़की से मिलने चला जाता है जिसका नाम काया होता है। वो बीमार होती है, साथ में उसका कोई दोस्त नहीं होता, इसीलिए वो उसे झूठी कहानी सुना के उसका मन बहलाए रखता है और उसे हंसाता है। जिस जगह पे स्ट्रॉ हैट्स खाना खा रहे होते हैं वहाँ पर वही 3 बच्चे जो यूसुफ के साथ होते हैं वो वहाँ आते हैं और यूसुफ के बारे में पूछते हैं, पर स्ट्रॉ हैट्स को कुछ नहीं पता होता कि यूसुफ कहाँ पर है। तभी तीनों बच्चे स्ट्रॉ हैट्स को मैंशन की तरफ लेके आते हैं। लूफी उछल के मैंशन के अंदर घुस जाता है। वहाँ पर लूफी काया से मिलता है। तभी वहाँ काया का बटलर क्लाडोर आ जाता है और यूसुफ के बाप के बारे में फालतू बोलता है। यूसुफ को गुस्सा आता है और वो क्लाडोर के मुंह पे पंच मार के वहाँ से चला जाता है। फिर हमें माइकल जैक्सन की छठी औलाद को दिखाते हैं। इसका नाम जेंगो होता है। इसके हिप्नोटिज्म को मजाक में मत लेना। लूफी यूसुफ का मुंह ठीक करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ क्लाडोर जेंगो से ये कह रहा होता है कि सब पायरेट्स को कह दो कि कल सुबह गाँव पे हमला करना है। तब हमें पता चलता है कि क्लाडोर एक ब्लैक कैट पायरेट क्रू का कैप्टन है, जिसका असल नाम कैप्टन कुरो है, जो दुनिया की नजर में 3 साल पहले मरीन के हाथों मारा जा चुका है। अब उसे एक आराम की जिंदगी बितानी है बिना किसी टेंशन के। ये बात लूफी यूसुफ सुन लेते हैं। लूफी के पिछवाड़े में खुजली होती है और वो उन पर गुस्सा करता है। जेंगो हिप्नोसिस करना जानता है। वो लूफी को हिप्नोटाइज कर देता है और लूफी ऊपर से नीचे गिर जाता है। क्लाडोर को लगता है कि लूफी मर गया है और यूसुफ की बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, इसीलिए वो सीधा मैंशन चला जाता है बिना किसी टेंशन के। यूसुफ भाग के गांव वालों के पास जाता है ये बात बताने के लिए, लेकिन यूसुफ की बात पर कोई भी यकीन नहीं करता क्योंकि वो हमेशा झूठ बोलता था कि गांव में पायरेट्स आ गए हैं। इसीलिए जब ये बात सच हुई तो किसी भी गाँव वाले ने उसका यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि काया ने भी उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। ब्लैक कैट पायरेट्स तैयार होती है विलेज पे अटैक करने के लिए। क्लाडोर काया को समझाता है कि यूसुफ से दूर है, वो एक छोटा इंसान है, मैं बस आपकी भलाई चाहता हूँ और कुछ नहीं। क्लाडोर के लिए गिफ्ट आता है जो काया ने मंगवाया होता है, क्योंकि क्लाडोर का पुराना चश्मा उसकी नाक से फिसलता रहता था, इसीलिए काया क्लाडोर को ग्लासेस गिफ्ट करना चाहती थी। लूफी मरा नहीं होता, वो बस ऊपर से नीचे गिर के बेहोश हो गया था। काया का दूसरा बटलर मैरी क्लाडोर को काया का गिफ्ट देता है। क्लाडोर गिफ्ट देखता है और उसे तोड़ देता है। ये देखकर मैरी शॉक हो जाता है। मैरी की ओवर एक्टिंग देखकर क्लाडोर मैरी को काट देता है। फिर वो काया के पास जाता है। वो उसे खुद अपने हाथों से नहीं मारना चाहता, वो उसकी मौत को एक एक्सीडेंट दिखाना चाहता है। उसने 3 साल मेंशन में काम इसीलिए किया ताकि वो काया का ट्रस्ट जीत सके और उसके 18th बर्थडे पर उसका साइन लेके उसकी सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करवा सके। वो धीरे धीरे काया को पॉइजन दे रहा था और एक दिन पायरेट्स विलेज पे हमला करने आए और काया गलती से मर गई। ये प्लान था इन भाई साहब का। पायरेट्स आ जाते हैं और यूसुफ डील करता है कि तुम स्ट्रॉ हैट्स की बोट पर जो खजाना है वो लेके यहाँ से चुपचाप चले जाओ। नामी ये सुन लेती है और यूसुफ की पिटाई बजा देती है। ब्लैक कैट पायरेट्स यूसुफ और नामी को पीट देते हैं और आगे बढ़ते हैं। लूफी जोरो ब्लैक कैट पायरेट्स पर भारी पड़ते हैं। क्लाडोर से और इंतजार नहीं होता, वो खुद वहाँ चला जाता है देखने के लिए कि ब्लैक कैट पायरेट्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है, उन्होंने अभी तक विलेज पर हमला क्यों नहीं किया। लूफी जोरो दोनों ब्लैक कैट पायरेट्स को मजा चखा देते हैं। जेंगो पूरे ब्लैक कैट पायरेट्स को हिप्नोटाइज करके उन्हें पावरफुल बना देता है। ब्लैक कैट पायरेट्स के साथ साथ लूफी भी हिप्नोटाइज हो जाता है और सभी पायरेट्स के मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देता है। उसके बाद लूफी शिप का एक हिस्सा तोड़ देता है, लेकिन जेंगो उसे हिप्नोटाइज करके लूफी को खड़े खड़े सुला देता है। काया देखती है कि मैरी फर्श पर जख्मी होकर लेटा है। वो काया को बता देता है कि क्लाडोर ने ये सब किया है और वो एक पायरेट है। क्लाडोर यानी कैप्टन कुरो बैटलफील्ड पर पहुंचता है और वो ये देखकर शौक हो जाता है कि उसके पायरेट्स मार खा रहे हैं। वो ब्लैक कैट पायरेट्स को अल्टीमेटम देता है कि उनके पास सिर्फ 5 मिनट है स्ट्रॉ हैट्स को हराने के लिए, वरना उसके बाद वो सबको खत्म कर देगा। मियाओ बैन ब्रदर्स को गुस्सा आता है और वो कुरो पर हमला करने की सोचते हैं, लेकिन कुरो उनको याद दिला देता है कि उनका बाप कौन है। जोरो मियाओ बैन ब्रदर्स को हरा देता है। नामी लूफी को लात मार के उठाने की कोशिश करती है। जेंगो नामी पर हमला करता है, तभी लूफी जाग जाता है और जेंगो का टैग लूफी पे लग जाता है। लूफी गुस्से से लाल हो जाता है। कैप्टन कुरो के सामने काया आती है और वो उसके सामने गन बाहर निकालती है। कुरो उसे अपनी बातों में बहरा फुसला के उससे गन लेने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि वो एक अच्छा आदमी है, लेकिन काया को उसकी सच्चाई पहले ही पता चल चुकी होती है। मौके का फायदा उठा के यूसुफ गन कुरो के ऊपर तान देता है। कुरो यूसुफ को भी बता देता है कि वो उसका बाप है।
लूफी कुरो के मुंह पे जोरदार पंच मारता है और यूसुफ को बचा लेता है। बच्चे भी अपना हाथ कुरो पर साफ कर लेते हैं। काया वहाँ से भाग जाती है। कुरो जैगो को ऑर्डर देता है कि वो काया के साइन उसकी बिल पर लेके, जिसमें काया ने अपनी सारी जायदाद कुरो के नाम कर रखी हो, और उसके बाद काया को जान से मार दे। ये बिल्ली के बच्चे दोबारा से खड़े हो जाते हैं। म्याओ बहन ब्रदर्स हार मानने का नाम नहीं लेते। फिर जोरो जल्दी जल्दी दोनों भाइयों को निपटा देता है और यूसुफ को उठा के काया को बचाने जंगल में चला जाता है। कुरो फुल फॉर्म में आ जाता है क्योंकि उसे लूफी को हराना है और ब्लैक कैट पायरेट्स को भी पेलना है, क्योंकि 5 मिनट खत्म हो गए हैं और वो स्ट्रॉ हैट्स को हरा नहीं पाए। कुरो पीछे से लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी अपने आप को बचा लेता है। फिर हमें दिखाते हैं कि कैसे कुरो ने अकेले सारे मरीन को उन्हीं की शिप में जाके उन्हें खत्म किया था और जानबूझ के एक मरीन को छोड़ दिया होता है ताकि वो सबको ये बता सके कि उसने कुरो को पकड़ लिया है। ये बात मनवाने के लिए वो कुरो के डुप्लीकेट और मरीन जो कि एक्स हैंड मॉर्गन होता है उन्हें हिप्नोटाइज करके वहाँ से भेज देते हैं। कुरो लूफी और बिग कैट पायरेट को अंधाधुन काट रहा होता है, क्योंकि कुरो की रफ्तार इतनी तेज होती है कि उसको इतनी रफ्तार में कुछ दिख ही नहीं रहा होता कि वो किस चीज को काट रहा है। लेकिन उसे क्या, उसको तो सबको खत्म करने से मतलब है। ये देखकर लूफी को गुस्सा आता है कि वो कैसे अपने ही लोगों को खत्म कर सकता है। बच्चे जेंगो को पीट रहे होते हैं, लेकिन बच्चे कितना ही मार लेंगे। काया को बचाने के लिए वो बहुत छोटे और कमजोर होते हैं। काया जेंगो की बात मान जाती है, लेकिन तभी वहाँ यूसुफ आ जाता है और जेंगो को अपनी गुलेल से फोड़ देता है। लूफी कुरो को अपने सर से हेडशॉट देता है और फिर उसे फेंक देता है। चिल्लर पार्टी कहती है कि वो यूसुफ के कारनामे सब गाँव वालों को बताएंगे, लेकिन यूसुफ को पब्लिसिटी नहीं चाहिए। वो उन्हें मना कर देता है और कहता है कि किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, उनको ये बात झूठी लगने दो, क्योंकि यूसुफ को भी पता है कि सच सुन के गाँव वाले बदलेंगे नहीं। वो तब भी यूसुफ को झूठा ही मानेंगे। यूसुफ महाराज मीटिंग करते हैं अपने 1 मिलियन आर्मी के साथ। वो बताते हैं कि वो अब खेल खेल में नहीं, असल में पायरेट बनने जा रहे हैं। मेरा नाम है यूसुफ और मैं बनूंगा पायरेट किंग। नामी लूफी से मजे लेती है। रेस्टोरेंट में काया आती है और वो कहती है कि वो स्ट्रॉ हैट्स को एक गिफ्ट देना चाहती है। शेप का नाम गोइंग मैरी होता है और गोइंग मैरी को देख के सबकी फट जाती है। यूसुफ काया से अलविदा लेता है। उसके बाद स्ट्रॉ हैट्स के सामने नौटंकी करता है। जोरो और लूफी उसे अपने क्रू में शामिल कर लेते हैं। उसके बाद वो ग्रैंडलैंड का सफर पूरा करने के लिए गोइंग मैरी पर बैठ के निकल जाते हैं। मैरी काया को यूसुफ का पास बताता है कि क्यों यूसुफ सबको ये कहता रहता था कि पायरेट्स आ रहे हैं, क्योंकि उसका बाप एक पायरेट था जिसने उसे काफी साल पहले छोड़ दिया था और उसकी माँ भी बीमार रहती थी, जिस वजह से वो भी उसको छोड़ के चली गई। अब यूसुफ ये सोचता है कि अगर वो ऐसे ही झूठ बोलता रहेगा तो एक दिन क्या पता उसकी बात सच हो जाए और वो एक दिन अपने बाप से मिल पाए। ये बात सुन के काया मोटिवेट होती है और डॉक्टर बनने का सोचती है। अरे तू मरीज थी, इसका मतलब ये नहीं तू डॉक्टर बन जाएगी। खैर एनीमे में कुछ भी हो सकता है। कुत्ते के पंख लग सकते हैं, चूहे की गर्दन लंबी हो सकती है, वो जिराफ बन सकता है, खरगोश शेर का शिकार कर सकता है। ये तो एनीमे है, यहाँ सब कुछ बढ़िया लगता है। फिल्म और टीवी सीरियल में कुछ भी दिखाते हैं, इसीलिए चूतिए लगते हैं। क्रिएटिव नहीं कॉपी कैट होते हैं, इसीलिए एनीमे और कोरियन ड्रामा देखो और चिल करो। यूसुफ के 3 बंदर उसके नौटंकी उसकी लेगेसी कंटिन्यू रखते हैं। जैसे यूसुफ करता था मैं लोडू हूँ, वैसे ही ये तीनों भी यूसुफ लोडू है चिल्लाते हैं। ओरिजिनल मांगा में ट्रेजर आइलैंड आर्क सिर्फ विलेज आर्क से पहले दिखाते हैं, जिसमें यूसुफ नहीं होता। एनिमे में ट्रेजर आइलैंड सिर्फ विलेज के बाद दिखाया है, जिसमें उन्होंने यूसुफ को भी ऐड किया है। इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं। नामी को एक आइलैंड दिखता है जिसे ट्रेजर आइलैंड कहते हैं। इसको आइलैंड ऑफ रेयर एनिमल्स भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर अलग तरीके के जानवर होते हैं। स्ट्रॉ हैट्स को एक बंदा दिखता है जो ट्रंक में फंसा होता है। वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन लूफी उसे पकड़ लेता है। वो अपनी दास्तान सुनाता है कि वो एक बार अपने पायरेट्स लोगों के साथ इस आइलैंड में आया था। उसे क्लिफ दिखती है, वो उसके ऊपर चढ़ता है और देखता है कि वहाँ खजाना पड़ा हुआ है। तभी वो क्लिफ से नीचे गिर जाता है और एक ट्रंक में जाके फंस जाता है। इसके साथ ही उसे छोड़ के चले जाते हैं। इसका नाम गाइमन होता है, जो 20 सालों से इसी आइलैंड में रह रहा होता है। लूफी इसकी हेल्प करता है। वो क्लिफ के ऊपर चढ़ता है और उसे पता चलता है कि सारे डब्बे खाली हैं। गाइमन ये जानकर पहले रोता है और फिर अपने जानवर दोस्तों के साथ उसी आइलैंड में रुकने का फैसला करता है, क्योंकि उसको आदत हो चुकी होती है उन जानवरों के साथ उसी आइलैंड में रहने की। तब वो एक दूसरे को टाटा बाय बाय कह के वहाँ से चले जाते हैं। चलता हूँ दुआओं में याद रखना कमीनों भूलना मत। ये देखा तेरे पापा का निशाना। जोरो एज यूजुअल सो रहा होता है और फिर हमें उसका पास का फ्लैशबैक दिखाते हैं। जब वो छोटा बच्चा था, वो अपने घर के आसपास के सभी डोजो में जाता था और उन्हें चैलेंज करके उन्हें हराता था। टोरोनो जोरो एक डोजो टपोरी था, मतलब जबूरी था, यानी डोजो चैलेंजर। एक दिन वो मास्टर स्वॉर्ड्समैन को चैलेंज करता है, जो शिमोत्सुकी विलेज में इशिन डोजो का हेड होता है, जिसका नाम शिमोत्सुकी कोशिरो होता है। वो जोरो को अपनी जगह अपनी डॉटर कुइना से लड़ने को कहता है। जोरो जितनी तलवार उठा सकता था उतनी तलवार उठा लेता है। हाथ कम पड़ते हैं तो वो तलवार अपने मुंह में ठूस लेता है।
कुइना से मार खाता है, नीचे गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर मार खाता है, और जब मार खा खा के पेट भर जाता है, यानी कि जब थक जाता है, तब अपनी हार स्वीकार करके डोजो ज्वाइन कर लेता है एक बेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने के लिए। ज़ोरो बाकी बच्चों से ज़्यादा खतरनाक ट्रेनिंग करता है खुद को बेहतर स्वॉर्ड्समैन बनाने के लिए और कुइना को एक बार फेंसिंग यानी तलवारबाजी में हराने के लिए। ज़ोरो कुइना को फिर से चैलेंज करता है और हार जाता है। इस फाइट को मिला के वो 2000 बार कुइना से हार चुका होता है। कुइना के डैड एक बंदे से कुछ बात कर रहे होते हैं, लेकिन कुइना उनकी बात सुन लेती है और वो अपनी डैड से कन्फ्रंट करती है कि वो दुनिया की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन क्यों नहीं बन सकती। तो जवाब सुन के कुइना शॉक हो जाती है। उसके डैड कहते हैं क्योंकि तुम एक लड़की हो इसीलिए तुम ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन की जगह ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्सवुमन बन जाओ। मजाक से हट के वो बताता है कि फिजिकली आदमी में ज़्यादा पावर होती है औरत से। कुइना के पास ज़ोरो आता है और उसे असली तलवार से मुकाबला करने का चैलेंज देता है। कुइना चैलेंज एक्सेप्ट करती है और ज़ोरो को 2001 बार मुकाबले में हरा देती है। ये देखकर ज़ोरो रोने लगता है। कुइना कहती है तुम क्यों रो रहे हो? रोना तो मुझे चाहिए क्योंकि मैं एक लड़की हूँ और मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ फिर भी मैं कभी भी दुनिया की ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन नहीं बन सकती। ज़ोरो कहता है कि ये क्या बकवास कर रही है तू? रात में पौवा चढ़ाया है क्या तूने? मेरे से ऐसे कैसे बात कर रहा है तू? ज़ोरो कहता है कि इक्वालिटी का ज़माना है, स्किल्स देखे जाते हैं और उसके बाद वो दोनों एग्री करते हैं कि अब से वो दोनों एक दूसरे के राइवल होंगे और देखेंगे कि आने वाले वक्त में वो दोनों में से कौन ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनता है। ज़ोरो ट्रेनिंग कर रहा होता है, तभी वहाँ कुछ बच्चे आके ज़ोरो को बताते हैं कि कुइना की हरिद्वार की टिकट कट गई है। ये बात सुन के ज़ोरो पहले शौक होता है। उसके बाद चंड चालाक ज़ोरो कुइना के बाप से उसकी तलवार मांग लेता है। कुइना का बाप ज़ोरो की लगन और मेहनत को देखकर उसको वो तलवार दे देता है। इस स्वॉर्ड का नाम वाडो इचिमोनजी होता है। स्ट्रॉ हैट्स आपस में बकचोदी कर रहे होते हैं कि उन्हें अपने क्रू में एक शेफ़ को ऐड करना चाहिए क्योंकि अच्छा खाना बनाने वाला क्रू में होगा तो बढ़िया रहेगा। बाउंटी हंटर गोइंग मैरी में आता है और तोड़फोड़ करना चालू कर देता है। फिर उसके बाद वो लूफी से लड़ता है, तभी ज़ोरो वहाँ पर आकर उसे जॉनी कह कर बुलाता है। जॉनी और यासाकू चट्टान के पीछे आराम कर रहे होते हैं जिसे यूसोफ ने तोप के गोले से उड़ा दिया होता है। यासाकू बीमार होता है, नामी उसे चेक करती है, सब कुछ सॉर्टेड हो जाता है। जॉनी स्ट्रॉ हैट्स को बराटिए दिखाता है, तभी वहाँ मरीन की शिप भी आ जाती है। मरीन लेफ्टिनेंट फुल बॉडी एक आयरन फिस्ट फुल बॉडी ऑर्डर देता है कि गोइंग मैरी को पानी में डुबा दो। लूफी मरीन के तोप के गोले को डाइवर्ट कर देता है और वो तोप का गोला सीधा बराटिए पर जाके गिरता है, जिस वजह से बराटिए थोड़ा सा जख्मी हो जाता है। हमें बराटिए के ओनर और हेड शेफ जैफ को दिखाते हैं, जिसे रेड लेग जैफ और मास्टर किकर भी कहा जाता था क्योंकि जैफ अपने एनिमी का खून अपने पैर पर रंग देता था। लड़ाई करते समय से पता चलता है कि लातों की लड़ाई में जैफ को कोई नहीं हरा सकता। लूफी हजाने के तौर पर वहाँ काम करता है, उसे बराटिए में एक पूरा साल काम करना होगा। सांजी मरीन के लेफ्टिनेंट फुल बॉडी को हाफ बॉडी बना देता है क्योंकि उसने खाने की डिसरिस्पेक्ट की थी और जो भी खाने की डिसरिस्पेक्ट करता है सांजी को वो इंसान बिल्कुल पसंद नहीं आता। वहाँ पर एक मरीन आता है और कहता है कि हमारी गिरफ्त से जिन नाम का पायरेट भाग गया है। तभी उस मरीन पे गोली चलती है और जिन पायरेट की बैड एस एंट्री होती है वो अपना फुल एटीट्यूड शो करता है, अपना खाने का ऑर्डर देता है और उसके बाद मार खाता है। यहाँ से दफा हो जा। सांजी उसे खाना खिलाता है, जिन इमोशनल हो जाता है। उसके बाद वो फटाफट सारा का सारा खाना एक ही झटके में लपेट देता है। लूफी ये देखता है और कहता है कि यही होगा हमारे क्रू का शेफ़। जिन अपने कैप्टन डॉन क्रीक को बराटिए में लाता है, लेकिन सब उसे खाना देने से मना कर देते हैं, लेकिन सांजी उसे खाना दे देता है। बदले में डॉन क्रीक उसे प्रसाद देता है। डॉन क्रीक अपने क्रूमेट्स के लिए खाना मांगता है, सब मना कर देते हैं। सांजी का दिमाग डॉन क्रीक का प्रसाद ग्रहण करने के बाद ख़राब हो चुका होता है। सभी शेफ़ उसे रोकते हैं, लेकिन जैफ वहाँ आता है और उसे खाना दे देता है उसके सारे क्रूमेट्स के लिए। सब खाना खा रहे होते हैं, तभी डॉन क्रीक को जो ग्रैंड लाइन में शख्स मिला होता है जिसने उसके 50 शिप्स और 5 पायरेट्स की गैंग को आधा करके केवल 100 पायरेट्स का छोड़ा और जो आखिरी शिप बच गई थी उसको भी वो बीच से काट देता है। इस शख्स का नाम ड्रैकुन मीहॉक एके हॉकाई होता है। ज़ोरो मीहॉक को देखता है और उसे अपनी फ्रेंड कुइना से किया हुआ वादा और अपना सपना पूरा होता हुआ दिखता है, लेकिन वो ज़ोरो की गलतफहमी होती है कि इतने आसानी से उसका सपना पूरा हो जाएगा। बीच में जॉनी और यासाकू समुंदर में तैरते हुए दिखाते हैं। वो बताते हैं कि नामी गोइंग मैरी और हमारा खजाना चोरी करके भाग गई और हमें शिप से नीचे फेंक दिया। ये बात सुन के स्ट्रॉ हैट शॉक हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें मीहॉक और ज़ोरो को दिखाते हैं। ज़ोरो मीहॉक के पास जाता है और उसे चैलेंज करता है। मीहॉक कहता है कि घोड़ों की रेस में गधे कब से भागने लगे? क्या? मैं कह रहा हूँ
घोड़ों की रेस में अब गधे भी भागेंगे। क्या कह रहा है? तेरे लिए मेरा चाकू ही काफ़ी है, आजा। मिहोक जोरो की 3 स्वॉर्ड अपने एक छोटे से चाकू से रोक लेता है और अपना चाकू जोरो की छाती पर घोंप देता है। लूफी को गुस्सा आ रहा होता है। जोरो एक्साइटेड हो जाता है। उसकी एक्साइटमेंट देख मिहोक अपनी तलवार योरू निकालता है और वह जोरो की तलवार काट देता है। उसके बाद जोरो कहता है, तू जीता मैं हारा, इसी बात पे फाड़ दे मेरी छाती। मिहोक उसकी बात को नज़रअंदाज नहीं करता। वो जोरो की छाती पर वार करता है लेकिन उसे जान से ख़त्म नहीं करता। जोरो कसम खाता है कि आज के बाद वो कभी नहीं हारेगा। आयरन वॉल पर्ल वहाँ आता है और जिन को फोर्स करता है कि वो ज़ैफ को गन पॉइंट पे लेके सांजी को बैक ऑफ करने पर मजबूर करे। जिन वैसा ही करता है जैसा पर्ल कहता है। सांजी रुक जाता है। उसके बाद सांजी का फ्लैशबैक दिखाते हैं कि एक बार दूसरे पायरेट्स ने उनकी शिप पर हमला किया था और सांजी समुद्र में गिर गया था। उसके बाद वो एक चट्टान पर होते हैं जहाँ सिर्फ सांजी और ज़ैफ होते हैं। ज़ैफ उसे खाना देता है और कहता है कि बदले में मैं तेरी लूँगा। सांजी की फट जाती है लेकिन ज़ैफ मजाक कर रहा होता है। ज़ैफ ना तो ठरकी बुड्ढा होता है और ना ही के हे। सांजी की जान में जान आती है। सांजी खुश हो जाता है। वो उसे कहता है कि जब कोई शिप दिखे तो उससे मदद मांगना। जब तक मदद ना मिले तब तक मुझे डिस्टर्ब मत करना। मैं इस चट्टान की दूसरी साइड पर रहूँगा। सांजी का खाना ख़त्म हो जाता है। वो ज़ैफ का खाना चोरी करने की सोचता है लेकिन उसमें सिर्फ खजाना होता है। तभी सांजी को पता चलता है कि ज़ैफ ने सारा खाना उसी को ही दे दिया था। और जब वो ज़ैफ के पैर को देखता है तो वो समझ जाता है कि ज़ैफ ने इतने दिनों से कैसे सरवाइव कर रहा था। ज़ैफ अपना ही पैर खा रहा था अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए। ज़ैफ और सांजी 85 दिनों तक उस चट्टान में फंसे हुए थे। उसके बाद एक शिप वहाँ आती है और वो उन दोनों की जान बचा लेती है। ओहो, हम बच गए, हम बच गए। हेल्प! जिन पल को रोकता है और उसे पीट देता है और सांजी जिन लड़ते हैं। सांजी पहले जिन पर भारी पड़ता है, उसके बाद जिन सांजी पर भारी पड़ता है लेकिन जिन सांजी को ख़त्म नहीं कर पाता क्योंकि उसने सांजी का नमक खाया था। ये देखकर डॉन क्रीक गुस्सा हो जाता है और पॉइजन गैस छोड़ देता है। लूफी 2 मास्क चोरी करता है और सांजी और जिन की तरफ फेंक देता है लेकिन जिन अपना मास्क लूफी को वापस कर देता है। वो अपने आप को सजा देता है अपने कैप्टन का ऑर्डर ना मानने की वजह से। एक से बढ़कर एक बकचोदी। डॉन क्रीक दुनिया भर के हथियार अपने साथ लेके घूमता है। कभी कुछ निकालेगा कभी कुछ निकालेगा। एंड में जब लगता है कि लूफी फाइनली जीत गया, लूफी को जाल में कैद कर लेता है। जैसे मछली को नेट में पकड़ते हैं वैसे ही डॉन क्रीक लूफी को पकड़ लेता है अपने फेंके हुए जाल से। सांजी पानी में कूदता है, लूफी की जान बचा लेता है क्योंकि लूफी डेविल फ्रूट यूज़र है। डेविल फ्रूट यूज़र तैर नहीं सकता। कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा। क्रीक अभी भी लड़ना चाहता है लेकिन जिन उसके पेट पर मुक्का मार के उसे शांत कर देता है। फिर वो सब एक बोट में सब पायरेट्स बैठ के चले जाते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी, शेयरिंग इज़ केयरिंग। लूफी और सांजी शिप के अंदर आते हैं। उन्हें सब इग्नोर कर रहे होते हैं। सांजी के खाने की बुराई कर रहे होते हैं। सांजी को गुस्सा और रोना दोनों एक साथ आ रहा होता है। उसके बाद वो सब कुछ सच सच सुन लेता है अपने कानों से कि वो ये सब जानबूझ के बोल रहे थे ताकि वो अपना ऑल ब्लू का सपना पूरा कर सके जिसके लिए उसे बराटिए छोड़ के जाना होगा। एक वेल सांजी के पास आ रही होती है। सांजी डर जाता है। योसाकू जो एक बाउंटी हंटर और जोरो का दोस्त होता है जो बराटिए में एक पांडा शार्क के अंदर बैठ के या लेट के आता है, वो लूफी को वार्न करता है जहाँ नामी गई है वो जगह बहुत खतरनाक है। वहाँ पर फिशमैन लोगों की चलती है। चलो चलते हैं। लूफी मैं तेरा क्रू ज्वाइन कर रहा हूँ। सांजी वहाँ से चुपचाप जा रहा होता है। तभी पीछे से ज़ैफ कहता है सांजी अपना ख्याल रखना। सांजी इमोशनल हो जाता है और सभी का शुक्रिया अदा करता है, खासकर ज़ैफ का क्योंकि वो उसके लिए एक मेंटोर फादर फिगर की तरह होता है। बाय बाय। नामी आगे आगे, लूफी उसके पीछे पीछे। टू मच फन, हो मैं बनूंगा पायरेट किंग। नामी आलोंग पार पहुंचती है और वो आलोंग को अपना लूटा हुआ खजाना देती है। सब पायरेट्स खुश हो जाते हैं। जॉनी और सब दोनों जोरो को आलोंग पार जाने से रोकते हैं।
वो जोरो को रस्सी से बांध देते हैं और फिर आलोंग पार से कोकोयाशी की तरफ जाते हैं। तभी उन्हें आलोंग के पायरेट देख लेते हैं। जॉनी यूसुफ समुद्र में कूद के भाग जाते हैं, लेकिन जोरो पकड़ा जाता है। जॉनी यूसुफ कोकोयाशी के पास वाले गांव गोसा विलेज पहुंचते हैं और वो विलेज की हालत देख के शौक हो जाते हैं। तभी वहाँ एक पायरेट आता है। जॉनी यूसुफ को अकेला छोड़ के भाग जाता है। यूसुफ डर जाता है और अपनी जान बचा के भागता है। तभी एक छोटा लड़का यूसुफ को अड़ंगी दे के नीचे गिरा देता है और फिर यूसुफ का सर काटने ही वाला होता है। तभी वहाँ नामी की फोस्टर सिस्टर नोजी को आती है और यूसुफ को बचा लेती है और पायरेट को गलत डायरेक्शन में भेज देती है। जोरो को आलोंग के सामने पेश किया जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें लूफी, सांजी और यासाकू खाना खाते हुए दिखाते हैं। तभी वहाँ खाने की खुशबू सुन के मोमो नाम का एक सीकाऊ आ जाता है और सोचता है उसे खाने को कुछ मिलेगा, लेकिन लूफी और सांजी दयालु होते हैं तो वो सीकाऊ को पेट भर के लात घुसे खिलाते हैं। जोरो नामी को आलोंग के साथ देखता है और पानी में कूद जाता है। नामी जोरो को बचा लेती है और उसके बाद जोरो को पीट देती है। जोरो नामी को टेस्ट कर रहा होता है कि नामी वाकई सच बोल रही थी कि उसे स्ट्रॉ हेड से कुछ लेना देना नहीं, उसे फर्क नहीं पड़ता स्ट्रॉ हेड जिए या मरे। वही पायरेट जो यूसुफ का पीछा कर रहा होता है वो आलोंग को बताता है कि ये ढक्कन अकेला नहीं है, इसके साथ दोनों मोने और भी हैं। उसके बाद आलोंग को कोकोयाशी विलेज चला जाता है। नामी मौके का फायदा उठा के जोरो को आजाद कर देती है। आलोंग देखता है कि गेंजो के पास हथियार है और वो समझता है कि अगर कोई हथियार अपने पास रखता है तो इसका मतलब वो आलोंग से विद्रोह कर रहा है। इसीलिए आलोंग गेंजो की पिटाई करता है और विलेज वालों के सामने एक एग्जाम्पल सेट करता है। जैसे ही आलोंग गेंजो को जमीन पर पटकने वाला होता है तभी यूसुफ आलोंग पर अपने स्लिंग शॉट से हमला करता है। आलोंग गुस्से में पूरा घर उखाड़ देता है और यूसुफ के साथ पूरे घर को साइड पर फेंक देता है। यूसुफ भाग जाता है। सारे पायरेट यूसुफ का पीछा करते हैं। पकड़ो उसको जाके, वरना मैं तुम्हारी पिट्टी कर दूंगा। नामी कोकोयाशी यानी अपने विलेज आती है। नोजी को उसे बताती है कि यहाँ आलोंग आया था और उसी ने गेंजो की ये हालत करी है। सीन शिफ्ट होता है। जमीन पर आलोंग के पायरेट मार खा के पड़े हुए होते हैं और इनकी ये हालत करने का क्रेडिट जोरो को जाता है। लूफी, सांजी मोमो को यूज करते हैं और अपनी बोट को घोड़ा गाड़ी बना देते हैं ताकि वो आलोंग पार जल्दी से पहुंच सके। मोमो मन ही मन इन तीनों को गालियां दे रहा होता है। आलोंग अपने ठिकाने पर पहुंचता है और देखता है कि उसके सारे पायरेट जमीन पर धूल खा रहे होते हैं। वो एक बंदे से पूछता है कि यहाँ क्या हुआ था। जा नहीं बताता। वो बताता है कि हमारी इस हालत का जिम्मेदार जोरो है। तभी चियो आलोंग पायरेट्स का एक बंदा यूसुफ को घसीटता हुआ आलोंग पार लाता है। हैचन जोरो को कोकोयाशी छोड़ देता है। हैचन भी आलोंग पायरेट्स क्रू में होता है, लेकिन उसे नहीं पता होता कि आलोंग पार में क्या हुआ है, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ था ही नहीं। यूसुफ डरा हुआ होता है कहीं आलोंग उसे जान से ना मार दे। तभी कुरोबी आलोंग को बताता है कि जोरो की किसी ने मदद करी है, वरना वो इतनी आसानी से यहाँ से कैसे आजाद हो सकता है। उसे नामी पर शक होता है। तभी नामी वहाँ पर आ जाती है और उसके डाउट क्लियर करती है। तभी हैचन वहाँ पर पहुंचता है और कहता है कि ये सब किसने किया। आलोंग कहता है जोरो ने। हैचन ये सुन के गुस्सा होता है और फिर सोचता है कि एक मिनट, यहाँ पर एक लड़का था, उसे मैंने शायद कोकोयाशी छोड़ दिया। उसके हरे बाल थे, उसके बाद तलवार भी थी। वही तो जोरो था गधे। यूसुफ के पिछवाड़े में खुजली होती है। वो अपनी स्लिंग शॉट बाहर निकालता है और हमला करने की सोचता है। नामी ये देख लेती है और यूसुफ को पीट देती है। नामी कुरोबी से चाकू लेती है यूसुफ को मारने के लिए। यूसुफ वहाँ स्मोक कर देता है और वहाँ से भाग रहा होता है, लेकिन नामी स्मोक होते हुए भी यूसुफ को चाकू मार देती है। यूसुफ पानी में गिर जाता है। ये सब जॉनी देख लेता है और रोता है। यूसुफ डरपोक लोड़ू था, लेकिन जैसा भी था साला उनका भाई था यार। जैसा कुछ सांजी लूफी आलोंग पार पहुंच जाते हैं, लेकिन मोमो की बत्ती गुल होने की वजह से उसे कुछ नहीं दिखता। वो बोट को क्रैश कर देता है। बोट हवा में उड़ती है, जंगल में घुस जाती है। बीच में जोरो आ जाता है तो वो उसे लिफ्ट दे देते हैं। पैदल कितना चलेगा, थक गया होगा, पैदल चल के चला जा। और आगे जाके चट्टान से भिड़ के ठुक जाते हैं। जोरो कहता है जल्दी चलो, हमें नामी को बचाना होगा। तभी वहाँ जॉनी आता है और कहता है यूसुफ भैया अब नहीं रहे, नामी दीदी ने उन्हें शमशान पहुंचा दिया। लूफी जॉनी का गिरबान पकड़ता है और कहता है तुझे क्या लगता है कि सारे पायरेट्स मरने के बाद शमशान जाते हैं? कुछ हमारी तरह भी होते हैं नेक दिल जो स्वर्ग जाना डिजर्व करते हैं। यूसुफ जरूर स्वर्ग में होगा। जॉनी कहता है चूती वो नर्क होता है, मैं शमशान कह रहा हूँ। पहले बात को समझा कर फिर बोला कर, मरने के बाद शमशान ही जाते हैं सभी। जोरो जॉनी की बात ध्यान से सुन रहा होता है। लूफी को नींद आ जाती है। तभी वहाँ नामी आ जाती है और उन्हें वहाँ से जाने को कहती है। लूफी वहीं जमीन पर सो जाता है और नामी उन पर चिल्लाती है और वहाँ से चली जाती है। जॉनी यासाकू जोरो को कहते हैं कि अब क्या करना है भाई? जोरो कहता है जो लूफी कहेगा मैं वही करूंगा। यासाकू कहता है कि तू राह देख और हम जा रहे हैं, थोड़ा घूम के आते हैं, और वो वहाँ से चले जाते हैं। सांजी जोरो को कहता है कि नामी क्यों रो रही थी? जोरो कहता है मुझे क्या पता। सांजी कहता है कि तुझे नहीं मालूम तो किसे मालूम है, खुद जाके क्यों नहीं पूछ लेता अपनी मम्मी से।
नामी मेरी मम्मी नहीं तेरी बब्बी है। यूसुफ वहाँ आ जाता है लेकिन तब तक जोरो और सांजी एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यूसुफ बीच में आके पिस जाता है। कोलेटरल डैमेज। देखा साथ ही साथ मैं तुम्हें एजुकेट भी कर रहा हूँ, थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं, चलो कोई नहीं कमेंट सेक्शन में बोल देना। सांजी जोरो लूफी यूसुफ को जिंदा देख खुश हो जाते हैं, कम से कम लूफी तो खुश है। यूसुफ उन्हें सब कुछ बताता है कि कैसे नामी ने यूसुफ को मारने की एक्टिंग करी। नामी ने यूसुफ को जख्मी करने की जगह अपना ही हाथ जख्मी कर लिया था और यूसुफ को पानी में फेंक के उसे वहाँ से भागने का मौका भी दिया। यूसुफ नोजिको को देखता है, सामने से साइड हटो बे। वहाँ नोजिको आती है और उन्हें नामी के पास के बारे में बताने वाली होती है, तभी लूफी वहाँ से चला जाता है क्योंकि बासी खबर लूफी को सुनना पसंद नहीं। जोरो पेड़ के नीचे जाके सो जाता है। नोजिको पूछती है ये कौन है, तभी हमें हैचन को दिखाते हैं जो अपने दो साथियों के साथ मिलकर उन पर नजर रख रहा होता है। तभी लूफी उनके सामने से जा रहा होता है। हैचन कहता है तू कौन? लूफी कहता है मैं डॉन। हैचन कुरोबिच्यू लूफी के सामने खड़े होते हैं लेकिन लूफी बिंदास होकर वहां से गुजर जाता है। हैचन पूछता है तू कहाँ जा रहा है? लूफी कहता है बे जाना चूतिए, फनी गाय, आई लाइक इट। सांजी कहता है इसका नाम जोरो है, इसको इग्नोर करो और मुझे नामी के पास के बारे में बताओ जल्दी जल्दी। नोजिको स्टार्ट करती है नामी का पास बताना। और कोड किंगडम में वॉर हो रही होती है, तब एक औरत जो मरीन से थी जिसका नाम बेलमेयर होता है, जो नामी और नोजिको को देखती है और उन ऑर्फन बच्चों को कोकोयाशी ले आती है अपने साथ और उन्हें अडॉप्ट कर लेती है। वो मरीन जॉब से रिटायरमेंट ले लेती है और नोजिको नामी दोनों बच्चों को अच्छे से बड़ा करती है और उनकी देखभाल करती है। तभी वहाँ एक दिन आलोंग वहाँ अपने पायरेट्स के साथ कोकोयाशी ले जाता है और वहाँ के लोगों पर टैक्स लगा देता है। हर एक बड़ा शख्स उसे 1 लाख बेरीज देगा और हर एक बच्चा उसे 50,000 बेरीज देगा अपनी जान के बदले। आलोंग पैसे लेके वहाँ से जा रहा होता है, तभी एक घर से धुआं निकल रहा होता है। वो ये देख लेता है और उस घर की तरफ चला जाता है। वहाँ बेलमेयर अपने बच्चों के लिए खाना बना रही होती है, तभी वो अपने घर के बाहर कुछ लोगों की परछाई देखती है। आलोंग घर में घुसता है, तभी बेलमेयर उस पर अटैक कर देती है और राइफल उसके मुंह में ठूस देती है, लेकिन आलोंग उस राइफल को अपने दांतों से तोड़ देता है और बेलमेयर को टॉर्चर करता है। नामी और नोजिको ने पहले ही आलोंग को देख लिया था उनके घर जाते हुए, तो वो भी उसके पीछे पीछे आ रहे होते हैं। बेलमेयर के पास अपनी जान बचाने के लिए पैसे होते हैं लेकिन अपने बच्चों की जान बचाने के लिए पैसे नहीं होते। वो अपनी जान दे के अपने बच्चों की जान बचा लेती है और मरते समय कहती है कि फैमिली होने के लिए ब्लड रिलेशन का होना जरूरी नहीं। हैचन को एक मैम मिलता है, तब उन्हें पता चलता है कि नामी एक नेविगेटर है, तो वो नामी को अपने क्रू में शामिल कर लेते हैं और उससे एक डील करते हैं कि अगर वो 1 मिलियन बेरीज आलोंग को देती है तो वो अपने साथ अपने विलेज वालों की फ्रीडम खरीद सकती है। नामी 1 मिलियन बेरीज पूरे करने ही वाली होती है, तब वहाँ एक मरीन कमांडर नेजुमी आता है और वहाँ पर लूफी भी मौजूद होता है। मरीन नामी का ट्रेजर ढूंढ रहे होते हैं। नामी मरीन को रोक रही होती है, तभी वहाँ नोजिको आती है और मरीन कमांडर को कहती है कि अगर आलोंग को पता चला तो ठीक नहीं होगा। मरीन कमांडर कहता है कि मैं आलोंग को जानता हूँ, उसे सब पता है, वो कुछ नहीं कहेगा। गेंजो मरीन कमांडर को कहता है कि तुम आलोंग को कैसे जानते हो? मरीन कमांडर बात को घुमा देता है। तभी मरीन को नामी का ट्रेजर मिल जाता है और वो अपने साथ वो ट्रेजर को ले जा रहे होते हैं। तभी नामी मरीन को रोकने की कोशिश कर रही होती है लेकिन गेंजो और नोजिको नामी को रोक देते हैं। मरीन कमांडर गोली चलाता है और गोली सीधा जाके नोजिको को लग जाती है। लूफी वहीं पेड़ के नीचे बैठा बैठा ये सब देख रहा होता है और नामी को हाय हेलो कहता है, लेकिन नामी उस पर चिल्लाकर टाटा बाय बाय कहके वहाँ से चली जाती है सीधा आलोंग के पास उसे कन्फ्रंट करने। आलोंग उसे बताता है कि उसने उसे झूठ बोला था, उसका कोई इरादा नहीं था उसे और उसके विलेज वालों को आजाद करने का। नामी रोते रोते अपने विलेज आती है। सभी विलेज वाले आलोंग के पास लड़ने जा रहे होते हैं। नामी उन्हें रोकती है लेकिन उसकी कोई बात नहीं मानता। तभी नामी गुस्से में अपने हाथ पर बने आलोंग पायरेट के टैटू को चाकू से हटा रही होती है। तभी वहाँ लूफी नामी को रोक देता है। नामी लूफी को पहले वहाँ से जाने को कहती है, उसके बाद लूफी से हेल्प मांगती है। लूफी नामी को अपनी स्ट्रॉ हैट पहनाता है जिससे ये पता चलता है कि लूफी नामी पर भरोसा करता है क्योंकि लूफी को अपनी स्ट्रॉ हैट बेहद पसंद है। लूफी वहाँ से चला जाता है। नामी रो रही होती है और सारे स्ट्रॉ हैट एक बढ़िया सा पोज देते हैं। सारे गांव वाले आलोंग पार्क पहुंच जाते हैं। वहां जोनी और यासाकू उन्हें अंदर जाने से रोक देते हैं। गेंजो कहता है हमें अंदर जाने दो। यासाकू कहता है थोड़ी ठंड रख चिच्चा। गेंजो कहता है मैं तेरे से उम्र में छोटा हूँ। चिच्चा किसे कह रहा है तू? तभी वहाँ स्ट्रॉ हैट्स पहुंचते हैं। यासाकू जोनी दोनों खुश हो जाते हैं और कहते हैं आ गए फैंटास्टिक फोर। लूफी आलोंग पार्क का गेट तोड़ देता है और पूछता है कि तुम में से आलोंग कौन है? आलोंग कहता है मेरा नाम आलोंग है। 2 फिशमैन लूफी को रोकते हैं। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, आओ गले मिलते हैं। उसके बाद लूफी उन दोनों के सर आपस में टकरा के फोड़ देता है और आलोंग के मुंह पर एक जोरदार घूसा मारता है और कहता है चल बोजड़ी के। आलोंग के पायरेट्स लूफी पर अटैक करते हैं। सांजी उन सबको जूते मारता है। हैचन हॉर्न बजाता है और मोमो को बुलाता है।
ये फिर से आ गया मार खाने। मैं खुद अपनी मर्जी से नहीं आया, मुझे इनवाइट किया था पार्टी में, मैं वापस जा रहा हूँ। मोमू। आलोंग की आवाज सुन के मोमू स्ट्रॉ हेड से लड़ने को तैयार हो जाता है। यूसुफ मोमू को देखकर डर जाता है। लूफी अपने दोनों पैर जमीन पर गाड़ देता है और अपने रबड़ जैसे शरीर को गोल गोल घुमा के बांध देता है। जोरो सांजी देखकर वहां से भाग जाते हैं। गैंजो की हेड पर लगे हुए पंख से इंस्पायर्ड होकर लूफी विंड मिल अटैक इन्वेंट करता है। मोमू को लूफी गोल गोल घुमाता है और साथ में आसपास के सारे पायलट्स को चित कर देता है और मोमू को वहां से उड़ा के फेंक देता है। हैजन जो ऑक्टोपस होता है वो अपने मुंह से तेल की बारिश करता है। जोरो सांजी साइड हो जाते हैं। लूफी तेल से नहा लेता है। जोरो कहता है, अबे ढक्कन तो अपनी जगह से हिला क्यों नहीं? ढक्कन मैं नहीं तू है, मेरे पैर जमीन में धंस चुके हैं, मेरी हेल्प कर। हैचन दीवार का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाता है। तभी जोरो और सांजी उस दिन को कोसते हैं जिस दिन उन्होंने लूफी को अपना कैप्टन माना था। हैचन लूफी पर अटैक कर देता है। सांजी दीवार को अपने पैर से चीर देता है। तब तीनों सांजी, जोरो, यूसुफ रेडी हो जाते हैं अपने अपने ओपोनेंट से लड़ने के लिए। यूसुफ लूफी के पैर जमीन से बाहर निकालने की कोशिश करता है। यूसुफ थक जाता है, वो लूफी को उसके हाल में छोड़ देता है। लूफी चू को टक्कर मार देता है, अपनी गुलेल से एक फायर शॉट मारता है। लूफी आरलोंग को पंच मारता है। आरलोंग लूफी का पंच पकड़ लेता है और उसे जमीन समेत उठा के पानी में फेंक देता है। जोरो हैचन से डरता है और हैचन पिलर के ऊपर चढ़ जाता है। गैंजो और नोजी को लूफी की हेल्प करने के लिए चले जाते हैं। जोरो पहले से ही जख्मी होता है। हैचन बिल्डिंग के अंदर जाता है और 6 तलवार लेकर आता है। एक जोरदार पंच कुरोबी की तरफ से सांजी को मिलता है। सांजी दीवार तोड़ के बाहर गिरता है। जोनी असाकू जोरो को एक एक तलवार देते हैं ताकि जोरो अपनी 3 स्वॉर्ड टेक्निक यूज कर सके। जोरो जख्मी होते हुए भी हैचन से लड़ रहा होता है। उसके वार का मुंह तोड़ जवाब देता है। जोरो हैचन को काट पीट रहा होता है। तभी हैचन जोरो को हवा में उड़ा के जोरो के नीचे हेलीकॉप्टर की पंखड़ियां चला देता है। जोरो हैचन के वार से बच जाता है और उसकी 6 स्वॉर्ड काट देता है और फिर उसे धराशायी कर देता है। गैंजो और नोजी को लूफी को बचा रहे होते हैं। सांजी पानी में जाता है। सांजी के साथ साथ कुरोबी भी पानी में घुसता है और सांजी को कड़ी टक्कर दे रहा होता है। सांजी को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। वो समुद्र से बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन कुरोबी उसे बाहर जाने नहीं देता। सांजी को याद आता है कि फिर जमीन पर सांस लेने के लिए अपने लंग्स का इस्तेमाल करते हैं लेकिन पानी में वो अपने गिल्स का इस्तेमाल करते हैं। सांजी कुरोबी के गिल्स को ब्लॉक कर देता है। कुरोबी को तब महसूस होता है कि सांजी को कैसा महसूस हो रहा होगा। तो दोनों एक दूसरे पर रहम खाते और पानी से बाहर आ जाते हैं और बाकी लड़ाई जमीन पर लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। सांजी कुरोबी को मार मार के डाल कर देता है, उसके मुंह से लेकर उसके चूतर तक। कुरोबी गुस्सा हो रहा होता है क्योंकि उसको मारने का मौका नहीं मिल रहा होता लेकिन सांजी उसकी एक भी नहीं सुनता और उसको पीटता रहता है और उसको एकदम चारों खाने चित कर देता है। चू यूसुफ से लड़ रहा होता है। यूसुफ जमीन पे पड़ा होता है लेकिन वो हिम्मत करके खड़ा होता है और चू फिर से उसे मार के जमीन पर लेटा देता है। यूसुफ अपनी स्लिंग शॉट निकालता है, चू को ड्रिंक की बोतल ऑफर करता है और बाद में वही बोतल फोड़ के चू को मजा चखाता है। चू पानी पीता है और पानी को गोली की तरह इस्तेमाल करता है। यूसुफ पेड़ के पीछे छुप जाता है। चू फिर से यूसुफ को पीटता है। यूसुफ फिर से अपनी स्लिंग शॉट से हमला करता है और चू का मुंह जला देता है। उसके बाद एक हथौड़ा निकालता है और चू के मुंह को कील समझ के इतना ठोकता है कि चू की शक्ल ऐसी हो जाती है जैसे उसने अपना मुंह मधुमक्खी के छत्ते में दे दिया हो। सांजी आलोंग से लड़ता है। आलोंग पानी का इस्तेमाल करता है सांजी को पीटने के लिए। लूफी अपने मुंह से फाउंटेन बनाता है। जोरो आलोंग को रोकता है लेकिन आलोंग जोरो को हरा देता है। सांजी पानी के अंदर जाके लूफी की हेल्प करता है पानी से बाहर आने में। लूफी पानी से बाहर निकलता है, जोरो से अपनी पोजीशन स्विच करता है और जोरो को हवा में उड़ा के फेंक देता है और फिर आलोंग के मुंह पे अपना हेड मारता है और फिर आलोंग के पेट पर मुक्कों की बारिश करके उसे फ्लैट कर देता है। आलोंग खड़ा होता है, लूफी को कच्चा चबाने की कोशिश करता है। लूफी साइड हो जाता है और आलोंग बिल्डिंग का पिलर चबा जाता है। लूफी तलवार उठाता है और अपनी तलवारबाजी का करतब दिखाता है। आलोंग उसकी तलवार तोड़ देता है। लूफी अपनी औकात पे आ जाता है और आलोंग के मुंह पर मुक्का मार के उसे चढ़ाता है। आलोंग अपनी सभी दांतों को बाहर निकाल के दिखाता है और कहता है कि मैं कभी भी अपने नए दांतों को आ सकता हूँ, इसलिए मुझे डेंटिस्ट की जरूरत नहीं पड़ती। लूफी आलोंग से उसके दांत छीन लेता है और अपने जबड़ों पर लगाता है। पहले फ्लैक्स करता है और उसके बाद आलोंग के दांतों से आलोंग को काटता है। लूफी जस्ट गिविंग द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। आलोंग को ये देखकर बुरा लगता है। वो अपने दांत वापस ले लेता है और खुश हो जाता है। आलोंग लूफी को काटता है और लूफी चटपटाने लगता है और फिर फुल फोर्स के साथ आलोंग के मुंह पर एक एल्बो छोड़ देता है। फिर थक कर थोड़ा रेस्ट करता है। आलोंग पानी में जाके लूफी पर पानी से हमला करता है और फिर ऊपर से नीचे जंप करके अपनी नाक से फर्श तोड़ देता है। आलोंग वापस पानी में घुस जाता है और लूफी को हवा में उड़ा के दीवार से चिपका देता है। लूफी आलोंग को अपने पैरों से जकड़ लेता है और उसे जमीन पर पटक देता है। आलोंग लूफी को घुमा घुमा के फेंक देता है और तलवार उठा के लूफी पर हमला करता है। लूफी उसी कमरे में जा पहुंचता है जहाँ नामी काम करती थी। वहाँ नामी के बनाए हुए नक्शे होते हैं। नामी आलोंग की एक गुलाम थी। लूफी को गुस्सा आता है, वो उस कमरे को तोड़ने लगता है। ये सब नामी नीचे से खड़े होकर देख रही होती है। आलोंग लूफी को फिर से काट रहा होता है। लूफी को गुस्सा आता है और वो आलोंग की चोंच यानी नाक मोड़ देता है और फिर लूफी अपनी लात आसमान तक लेके जाता है। तभी आलोंग लूफी पर अटैक करता है लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लूफी की इंसाफ करने वाली लात आसमान से धरती पर आ चुकी है। पूरा आलोंग पार टूट जाता है। सभी देख कर शौक हो जाते हैं। आलोंग जमीन पर पड़ा हुआ होता है और जोरो के सर पर पत्थर पड़ता है और उसे होश आता है।
है। सुबह हो गई मामू, सारा आरलोंग पार्क बर्बाद हो जाता है। सभी लोग खुश हो जाते हैं। लूफी छपरे पे खड़े होकर कहता है, नामी तू मेरी दोस्त है। विलेज के लोग लूफी को उछालते हैं। नामी लूफी का क्रू फाइनली ज्वाइन कर लेती है। मरीन कमांडर नेजुबी वहाँ आता है और मार खा के चला जाता है। कोकोयाशी विलेज में पार्टी होती है। उसके बाद नामी और बाकी स्ट्रॉ हेड्स लॉक टाउन जाने के लिए निकलते हैं। आलोंग को हराने के बाद लूफी की बाउंटी आलोंग से ज़्यादा हो चुकी होती है। आलोंग की बाउंटी 20 मिलियन होती है, लूफी की बाउंटी 30 मिलियन बेरीज हो चुकी होती है। इस बात से खुश होकर सारे स्ट्रॉ हेड्स गोइंग बेरी में मज़े कर रहे होते हैं। स्ट्रॉ हेड्स पायरेट्स लॉकडाउन पहुँचते हैं। नामी कपड़ों की शॉपिंग कर रही होती है। जोरो को एक लड़की मिलती है जिसका नाम ताशीगी होता है, जिसे देखकर उसे उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड क्वीना की याद आती है। जोरो अपनी नई तलवार खरीदने के लिए एक शॉप पर जाता है। वहाँ पर उसे वही लड़की ताशीगी मिलती है और वो जोरो की मदद करती है स्वॉर्ड खरीदने में। जोरो वहाँ से 2 स्वॉर्ड लेता है, एक सेंडाई डेट्सू जिसे डीमन स्प्लिटर भी कहते हैं। जोरो अपना लक आजमाता है, उस स्वॉर्ड को हवा में उछालता है और उसके नीचे अपना हाथ लेकर आता है। जोरो उस तलवार के शाप से बच जाता है। जोरो की हिम्मत देखकर शॉप ओनर इपोन मार्चू उसे युबाशिरी, जिसे स्नो चेजर भी कहते हैं, वो स्वॉर्ड वो जोरो को दिखाता है और उसे उसके इतिहास के बारे में बताता है। स्वॉर्ड शॉप ओनर जोरो से एक भी पैसा चार्ज नहीं करता। वो दोनों स्वॉर्ड जोरो को गिफ्ट कर देता है और कहता है कि स्वॉर्ड अपना मालिक को चुनती है। जोरो अपनी स्वॉर्ड की शॉपिंग करके वहाँ से चला जाता है। लूफी लॉकडाउन में उसी जगह पर पहुंचता है जहां पे गोल्डी रोजर को एग्जीक्यूट किया था। बग्गी भी लॉकडाउन आया होता है आयरन बेस एल्विडा के साथ लूफी को ख़त्म करने के लिए। बग्गी लूफी की उसी जगह पर बलि चढ़ा रहा होता है जहां पे गोल्डी रोजर को मारा था। आयरन बेस एल्विडा जैसे पहले दिखती थी, अब वो वैसी बिल्कुल भी नहीं दिखती। वो मोटी से पतली हो गई है, खूबसूरत हो गई है, इसीलिए लूफी उसे पहचान नहीं पाता। एल्विडा ने सुबह सुबह नोमी, जिसे स्लिप या स्मूथ फ्रूट भी कहते हैं, वो डेविल फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज हो जाता है। उसके शरीर से सभी हमले जैसे मुक्के और गोलियां बिना किसी नुकसान के फिसल जाएंगे, जिस वजह से उसे कोई चोट नहीं लगेगी। एल्विडा बग्गी को कहती है लूफी को ख़त्म कर दे। जोरो सांजी भाग के टावर के पास जाते हैं लूफी को बचाने के लिए। लूफी हंस रहा होता है, तभी वहाँ बिजली कड़कती है और सीधा टावर पर पड़ती है। लूफी आज़ाद हो जाता है और बग्गी ढेर हो जाता है। नामी यूसुफ गोइंग मैरी के पास जाते हैं वहाँ से निकलने के लिए। तभी लोकल मरीन जो पेट्रोलिंग कर रही होती है वो नामी और यूसुफ को पकड़ लेती है। वहाँ पर स्मोकर भी आ जाता है बाकी मरीन लोगों के साथ स्ट्रॉ हेड पायरेट्स को पकड़ने के लिए, स्पेशली लूफी को। स्मोकर एक डेड फ्रूट यूज़र होता है जिसने स्मोक फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से अब वो स्मोक क्रिएट कर सकता है, उसे मैनिपुलेट कर सकता है और खुद को स्मोक में ट्रांसफॉर्म कर सकता है। ये सब हमें लूफी और स्मोकर की फाइट के दौरान पता चलता है। तभी वहाँ एक शख्स आता है और लूफी को स्मोकर से बचाता है। उस शख्स का नाम मंकी डी ड्रैगन होता है। वो वहाँ एक तूफान पैदा करता है जो लूफी, स्मोकर, बगी, एल्विडा, जोरो, मरीन, सांजी सभी को उड़ा देता है। स्ट्रॉ हेड सेफली गोइंग मैरी पर आ जाते हैं और अपने आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। नामी, हम कहाँ जा रहे हैं? हम ग्रैंडलैंड कब पहुँचेंगे? ग्रैंडलैंड पहुंचने के लिए हमें रिवर्स माउंटेन जाना होगा, तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। एक छोटी बच्ची जिसका नाम एपिस होता है, जो मरीन शिप ब्रांच 8 में होती है, उसे किडनैप किया होता है मरीन कमांडर नेल्सन रॉयल के कहने पर, जिसे ड्रैगनाइट चाहिए अमर होने के लिए। ड्रैगनाइट मतलब मिलेनियम ड्रैगन की हड्डियों से बनाया गया एक पोशन, जिससे भी कि कोई भी अमर हो सकता है। उसे लगता है ये सारी बातें सच है, इसीलिए वो एपिस के पीछे पड़ा है, क्योंकि उसे लगता है कि एपिस को लॉस्ट आइलैंड के बारे में पता है। वो मरीन शिप से भाग जाती है और एक बोट पर सो रही होती है। लूफी को बोट पर कुछ दिखता है, वो उसे उठाने के लिए अपना हाथ लंबा करता है और उस चीज़ को अपनी शिप पर ले आता है। वो एपिस होती है जिसने विस्पर फ्रूट खाया होता है, जिस वजह से वो किसी भी एनिमल, बर्ड से बात कर सकती है। वो स्ट्रॉ हेड्स के लिए खाना बनाती है। खाना जला हुआ बकवास होता है, लेकिन लूफी तभी भी उस खाने को मज़े से खा रहा होता है। एपिस जिस जगह में रहती है उस जगह का नाम वॉरशिप आइलैंड होता है, जिसे लॉस्ट आइलैंड भी कहते हैं। स्ट्रॉ हेड्स एपिस को सुरक्षित उसके गांव तक पहुंचा देते हैं। एपिस का एक दोस्त होता है जो एक मिलेनियम ड्रैगन होता है, जिसका नाम रियो होता है। उसे लूफी भी देख लेता है और जब नामी उसे देखती है तो वो शौक हो जाती है, लेकिन बाद में नामी एपिस और लूफी की तरह उसे दोस्ती कर लेती है। एपिस अपने ड्रैगन फ्रेंड रियो, जो कि बहुत बीमार होता है, उसे उसके घर लॉस्ट आइलैंड पर पहुँचाना चाहती है ताकि वो अच्छे से ठीक हो जाए। ये एरिक है जिसे नेल्सन ने हायर किया होता है एपिस को किडनैप करके लॉस्ट आइलैंड का पता लगाने के लिए। जहाँ स्ट्रॉ हेड्स होते हैं वहाँ मरीन के लोग पहुँच जाते हैं और साथ में एरिक भी होता है। एरिक एक डेविल फ्रूट यूज़र होता है जिसने सिकल फ्रूट खाया है, जिस वजह से वो अपने नाखून बड़े और शार्प कर सकता है। एरिक अपने लंबे पंजे का इस्तेमाल हवा में वार करने के लिए कर सकता है, जिससे
तेज़ धार वाले विंड ब्लेड बनते हैं जो ठोस चट्टान को भी काट सकते हैं। एरिक लूफी और सांजी पर वार करके उन्हें घायल कर देता है। स्ट्रॉ हैट्स ड्रैगन के साथ वहाँ से भाग जाते हैं। उन्हें अपने सामने अपनी ही इमेज दिखती है, लेकिन वो उसके अंदर चले जाते हैं और लॉस्ट आइलैंड का रहस्य सुलझा रहे होते हैं। तभी वहाँ एरिक आ जाता है। ज़ोरो स्ट्रॉ हैट्स को आगे जाने के लिए कहता है और एरिक से अकेला भिड़ता है, लेकिन एरिक उसे चकमा दे के स्ट्रॉ हैट्स का पीछा करता है। अपनी फुल तैयारी के साथ नेल्सन वॉरशिप आइलैंड आता है मिलेनियम ड्रैगन को पकड़ने के लिए। एरिक उस ड्रैगन को पकड़ लेता है, लेकिन ड्रैगन को होश आता है और एरिक डर जाता है। ड्रैगन उसे हवा में उड़ा देता है और फिर खुद हवा में उड़ता है। मरीन के हमले सहता है और पानी में डूब मरता है। तभी ड्रैगन रियो के यार परिवार वाले वहाँ आ जाते हैं। लूफी ड्रैगन का सहारा लेके हवा में जंप करता है और मरीन की शिप बीच से तोड़ देता है। तभी वहाँ भूकंप आता है। वॉरशिप आइलैंड के नीचे यानी समुद्र के अंदर से लॉस्ट आइलैंड बाहर आता है। बगल में छोरा, शहर में टिंडोरा, पैन का लोड़ा, वही वाला हिसाब हो जाता है। एपिस भागती हुई रियो के पास जाती है और वो देखती है कि रियो मर गया है और तभी एक अंडे से एक बेबी ड्रैगन बाहर निकलता है। ये चीज़ सिंबलाइज करती है रियो का रीइंकार्नेशन, या आप इसे लाइफ ऑफ साइकिल भी कह सकते हैं। रियो मरने से पहले लूफी की हेल्प मांगता है और कहता है कि लूफी उसे लॉस्ट आइलैंड, जिसे ड्रैगन नेस्ट भी कहते हैं, वो उसे वहाँ पर लेके चला जाए, क्योंकि वो आखिरी बार अपने लोगों से मिलना चाहता था और वहीं पर मरना चाहता था। लॉस्ट आइलैंड के ड्रैगन, जिन्हें मिलेनियम ड्रैगन कहते हैं, सिनेंड्रियो एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब 1000 ईयर ड्रैगन और मिलेनियम ड्रैगन होता है। इसीलिए एपिस के पास जो ड्रैगन होता है उसका नाम रियो होता है, जिसे एपिस प्यार से ग्रैंडपा रियो कहती थी। लॉस्ट आइलैंड या ड्रैगन्स नेस्ट 1000 साल में सिर्फ एक ही बार ज़मीन पर दिखता है। एरिक भी वहाँ आता है और एपिस पर अटैक कर देता है, लेकिन यूसुफ उसे बचा लेता है। एरिक फिर एपिस यूसुफ दोनों पर अटैक करता है, लेकिन इस बार लूफी सामने आके खुद पर वार ले लेता है। ज़ोरो उससे लड़ने की सोचता है और उसकी पुंगी बजाने की सोचता है, लेकिन लूफी उसे मना कर देता है और कहता है कि इसके ढोल नगाड़े मैं बजाऊंगा। एरिक लूफी पर अटैक करता रहता है और लूफी जख्मी होता रहता है। उसके बाद लूफी उसे अपनी फिनिशिंग मूव से हरा देता है। तू हराएगा मुझे पहन के लोड़े जेले, मैं बनूंगा पायरेट किंग। लूफी एपिस को अपना क्रू ज्वाइन करने को कहता है, लेकिन एपिस वहीं रहने का फैसला लेती है ताकि वो लॉस्ट आइलैंड यानी ड्रैगन नेस्ट की रक्षा कर सके और उसके डिसेंडेंट 1000 साल बाद लॉस्ट आइलैंड को देख सके। स्ट्रॉ हैट्स वहाँ से चले जाते हैं। गोइंग मैरी चट्टान से टकराने वाली होती है, लेकिन लूफी गोइंग मैरी को जख्मी होने से बचा लेता है। तभी वहाँ एरिक को दिखाते हैं जो छुपके से गोइंग मैरी में आ गया था, लेकिन नामी उसे अपनी बातों में उलझा देती है और उसे एक लात मार के गोइंग मैरी से नीचे गिरा देती है। वॉरशिप आइलैंड आर्क के ठीक बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट्स रिवर्स माउंटेन की ओर रवाना होते हैं। वहाँ पहुँचते ही वो ग्रैंड लाइन पहुँच जाएंगे। मैं बनूंगा पायरेट किंग। हाँ हाँ हाँ।